हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पॉलिटी के PYQs की सीरीज चला रहे हैं, जिसका आज पार्ट 6 हमने लाया है। और इस पे जो भी ये क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यानपूर्वक करेंगे और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं, ये आपको पेपर में हेल्प करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आया था, वो किससे डील करता है? तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए बोलना है। ऑप्शन ए है कंटिन्यूएशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट अनएडेड वंस। ऑप्शन ए ये बोल रहा है। बी क्या बोल रहा है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस बिटवीन एज 16 टू 14। ऑप्शन सी रिजर्वेशन ऑफ 30% पोस्ट फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स, क्या ये आया था? ऑप्शन डी है अलोकेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स फॉर रिसेंटली क्रिएटेड स्टेट्स। तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था, वो किससे रिलेटेड था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन ए, कंटिन्यूएशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो चाहे प्राइवेट हो, जो अनएडेड होते हैं। अनएड का मतलब है जहां से गवर्नमेंट इनको कोई फंडिंग प्रोवाइड नहीं करती है, तो वो अनएडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ओके, बी क्यों नहीं है इसका आंसर? तो बी इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी 6 टू 14 ईयर ग्रुप के जो बच्चे हैं, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके द्वारा ऐड किया गया था 2002 में। और जो ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये 2003 में आता है। बाकी जो ये रिजर्वेशन की बात की गई है, ये नहीं है। और एलोकेशन ऑफ मोर नंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स फॉर द रिसेंटली क्रिएटेड स्टेट्स, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो ये आया था, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी जो है, एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये बात करता है रिजर्वेशन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, न्यू स्टेट की बात करिए, इफ अ न्यू स्टेट इन ऑफ द इंडियन यूनियन टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। तो आपको बताना है कि अगर एक नया राज्य बनता है, न्यू स्टेट बनता है, तो जो हमारा यूनियन लिस्ट है, वो शेड्यूल्स है, जो यूनियन शेड्यूल्स है, वो कौन सा अफेक्ट होगा? पहला है फर्स्ट शेड्यूल, बी सेकंड शेड्यूल, सी थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ फिफ्थ शेड्यूल। आई होप यू आर गोइंग विद राइट वे। इसका जो राइट आंसर है, ये है ऑप्शन ए, फर्स्ट शेड्यूल। तो अगर हम कोई भी न्यू स्टेट क्रिएट करते हैं, तो इससे कौन सा शेड्यूल अफेक्ट हो रहा है? फर्स्ट। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फर्स्ट शेड्यूल है, ये किसकी बात करता है? इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, ये अफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नेम्स एंड एरियाज ऑफ यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। यूनियन टेरिटरी मीन्स यूटीज नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया उसकी बात हो रही है, तो उनके नाम और वो यहाँ पे मिलेंगे। इसी प्रकार से जो आर्टिकल फर्स्ट है ऑफ द आर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल फर्स्ट, वो भी इसी से लिंक्ड है। तो यहाँ पे भी अलग अलग तरीके से चेंजेस किए जा सकते हैं। तो जो भी ये तीन कैटेगरी के स्टेट्स को यहाँ पे तीन कैटेगरी से इनमें अलग अलग डिफाइन किया जाता है, जिसको आप फर्दर आंसर डिटेलिंग में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्रिएट करता है न्यू स्टेट को। और इसमें क्या बात की जाती है? नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड दियर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात की जाती है फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक, नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। तो यहाँ पे पहले तो नाम की बात आ रही है और टेरिटोरियल एक्सटेंशन की बात आ रही है, उनका जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात की रही है, करी गई है। दूसरा क्या है? आर्टिकल 1 जो है हमारा, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है, और इसको तीन तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। मैंने कल भी ये आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि territories of the states and union territories and territories that may be acquired by government in future। तो ये तीन तरीके से हमारा आर्टिकल 1 डिस्कस करता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है, वो क्या है? ऑप्शन
ए फर्स्ट शेड्यूल जो इसकी बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर whole और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है इंटरनेशनल ट्रीटीज को पास करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए किसकी कंसल्ट के साथ? विद द कंसेंट ऑफ द ऑल स्टेट्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है? विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन सी है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न्ड। और ऑप्शन डी है विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। मीन्स इसका क्या है? सिंपल सा कि आर्टिकल 253 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कि अगर जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, तो यूनियन गवर्नमेंट if he government want to implement some treaties or international agreements in some states, तो उसमें किसी भी स्टेट्स के कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी या उसकी इच्छा को नहीं जाना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अब हम कॉमनवेल्थ गेम जो है उनको कराने की बात कर रहे हैं, या ओलंपिक्स है उनको कराने की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ कराए जाने हैं? गुजरात में। तो यहाँ पे गुजरात सरकार से राय ली जा सकती है बट इट इज नॉट कंपलसरी। तो राय लेना अलग बात है बट कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर इंटरनेशनल ट्रीटी है जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का, उसको जब रेक्टिफाई किया होगा तो वो चाहे किसी भी जगह लागू हो रहा है, किसी भी स्टेट्स में लागू करना हो, वहां पे इजीली किया जा सकता है विदाउट एनी कंसेंट ऑफ रिगार्डिंग स्टेट्स। ओके, बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये लेजिस्लेशन पावर देता है इंटरनेशनल ट्रीटीज को लागू करने के लिए। किसको पावर देता है? ये पार्लियामेंट को। और बोलता है कि अगर कोई भी इंडियन टेरिटरी में अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी, अग्रीमेंट या कन्वेंशन लागू करना है तो इसमें किसी भी स्टेट्स की जो परमिशन है वो लेना इफेक्टिव या मतलब जरूरी नहीं है। तो इट कैन बी एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज विदाउट एनी कंसेंट फ्रॉम स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ब्रिटिश सिटीजन, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर एक ब्रिटिश सिटीजन है स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, तो यहाँ पे बात क्या करी जा रही है कि अगर एक ब्रिटिश सिटीजन है और इंडिया में रहता है तो उसको कौन सा राइट नहीं मिल सकता? ऑप्शन ए है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ऑप्शन बी इक्वालिटी बिफोर लॉ। सी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एंड डी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो अगर कोई ब्रिटिश पर्सन है तो उसको इनमें से कौन सा अधिकार नहीं मिलेगा? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन उसको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं उसको ये राइट मिल सकता? क्योंकि इट इज डिफाइन इन आर्टिकल जो है वो 19(1) जी में इसका मेंशन किया गया है कि अगर इंडिया में कोई भी जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन है, if he wants to practice any profession, any occupation, any work in India, तो उसके लिए वो एलिजिबल है। आप कोई भी काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको किसी भी काम करने से रोका नहीं जाएगा। ये इसकी आपको क्या है? फ्रीडम है। तो आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है? वैसे फ्रीडम, आपको स्वतंत्रता है, आप कुछ भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, बट इट इज फॉर सिटीजन्स नॉट पर्सन। ब्रिटिश सिटीजन इंडिया का सिटीजन नहीं होगा, वो इंडिया में एज अ एलियन ट्रीट किया जाएगा या पर्सन, एज अ पर्सन। तो पर्सन को आर्टिकल 19 नहीं प्रोवाइड होता है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यस, ये उसके लिए भी दी जाएगी, वो चाहे ब्रिटिश सिटीजन क्यों ना हो, कि अगर कोई लॉ है और उसने वॉयलेट किया है तो जो प्रोविजन सिटीजन्स के लिए लागू है वही उसके लिए भी लागू होंगे। इसी प्रकार से प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये आर्टिकल 21 है, जिसमें कि अगर उसकी लाइफ को थ्रेट है या उसकी पर्सनल लिबर्टी को थ्रेट है तो आर्टिकल 21 वहां पे इम्प्लाई होता है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ वाला ये आपको पता है आर्टिकल 14 इसकी बात करता है। और जो लास्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 इसका बात करता है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है भाई हमारे कंट्री में, वो उसकी इच्छा है वो चर्च में जाना चाहे तो वो जा सकता है, वहां पे हमारा जो लॉ है वो मना नहीं करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है ऑप्शन ए। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से
देख सकते हैं कि वो अगर ब्रिटिश सिटीजन है तो वो क्लेम नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी का अधिकार, वो ट्रेड या प्रोफेशन करने का इंडिया में। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसकी इजाजत नहीं देता है अंडर आर्टिकल 19(1) जी, क्योंकि वहां पे बात सिर्फ सिटीजन की गई है जो इंडिया में रह रहा है, नॉट अ पर्सन। तो वो अपना प्रोफेशन भी कर सकता है, कैरी और एनी ऑक्यूपेशन भी कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं इफ अ सिटीजन इज इंडियन, बाकी नहीं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज व्हाट? तो आपको बताना है यहाँ पे जो हमारा संविधान है वो किसको रिकॉग्नाइज करता है। ऑप्शन ए ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, ऑप्शन बी है ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ऑप्शन सी है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ऑप्शन डी है रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। तो आपको बताना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनमें से किस माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को हमारा जो संविधान है वो रिकॉग्नाइज करता है। और ये जो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज है ये आर्टिकल 29 में आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक। उसमें तीन आधार पर माइनॉरिटीज को डिफाइन किया जा सकता है। एक है आपकी लैंग्वेज, दूसरा है आपका स्क्रिप्ट और तीसरा है आपका कल्चर। तो इस आधार पर यहाँ पे जो है किसी भी कम्युनिटी को या रिलीजियस कम्युनिटी हो या लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हो उनको यहाँ पे दर्जा दिया जा सकता है। तो रिलीजियस की बात क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर इंडिया में बात की जाए तो जो रिलीजन है किनको माइनॉरिटी रिलीजन में रखा गया है, तो 5 रिलीजनों को रखा गया है। कौन कौन से हैं? जैसे बौद्धिज्म है, जैनिज्म है और इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है एंड जोरास्ट्रियंस। तो ये 5 रिलीजन ऐसे हैं जिनको माइनॉरिटी रिलीजन या माइनॉरिटीज में रखा जाता है। ओके, बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोटेक्शन देता है हमको रिलीजियस माइनॉरिटीज को और एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। 6 रिलीजन है इंडिया में जिनको माइनॉरिटी का स्टेटस प्राप्त है। उनमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है एंड जोरास्ट्रियन है। और इसी प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये डिफाइन नहीं करता है जो माइनॉरिटी टर्म है। तो ये फैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द माइनॉरिटी टर्म इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली आर्टिकल 29 डज नॉट यूज द टर्म माइनॉरिटी। आर्टिकल 20 अब जब कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन नहीं करता है तो आर्टिकल 29 किस प्रकार से उस टर्म को डिफाइन कर देगा। वैसे यहाँ पे मेंशन भी नहीं है कि माइनॉरिटी वर्ड जो है वो मेंशन ही नहीं है। इसकी जगह यहाँ पे सेक्शन ऑफ सिटीजन्स लिखा गया है। किसमें? आर्टिकल 29 में व्हाट इट मेंशन्ड, सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। ओके, और उनका क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होना चाहिए, स्क्रिप्ट होना चाहिए और कल्चर होना चाहिए। इस आधार पर वो माइनॉरिटीज मान लिए जाएंगे। ओके, तो ये है हमारे पास। सॉरी मैंने पीछे 5 बोल दिया था, ये 6 रिलीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस, यहाँ पे पूरा एक्ट है, 4 languages were added to the languages under 8th schedule of the constitution। तो आपको बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 4 लैंग्वेजेस हमारे जो लैंग्वेज के लिए शेड्यूल रखी गई है या जो भी पार्ट है उसमें ऐड किया गया। तो ऑप्शन ए 90th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी है 91st अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी है 92nd अमेंडमेंट एक्ट और ऑप्शन डी है 93rd अमेंडमेंट। तो 8th शेड्यूल में कौन सी 4 लैंग्वेजेस रखी गई और किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा रखी गई? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 4 लैंग्वेजें कौन कौन सी थी जिनको जोड़ा गया था? तो 4 लैंग्वेजेस, एक थी बोडो, दूसरी थी डोगरी, तीसरी मैथिली एंड फोर्थ वन इज संताली। तो ये 4 लैंग्वेजेस थी जिनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा था। ये जो कि हमारी शेड्यूल 8 शेड्यूल है यहाँ पे जोड़ा था। पहले 18 लैंग्वेजेस थी
और जब हमने ये 4 और ऐड कर दी तो जो टोटल लैंग्वेजेस है वो 22 हो गई। और ये आज 22 के 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। मीन्स इन 22 लैंग्वेज में जो काम है वो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। इसकी जो डिटेलिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2003 में आया था। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसने बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली लैंग्वेजेस को जोड़ा था। और जो टोटल नंबर है ये 22 पहुंच गया और 22 के 22 ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज की जाती है भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट्स? तो आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा सबसे अच्छे तरीके से जो स्टेट है उसको डिफाइन करता है। तो पहला क्या है? अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट of external control and possessing an organized government। स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। ऑप्शन बी है अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड पीपल, अ डेफिनिट टेरिटरी एंड पोजेसिंग अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट, सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस। सी है स्टेट की डेफिनेशन या स्टेट क्या है? अ नंबर ऑफ पर्सन who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition, and government. D क्या है? A society permanently living in definite territory with the central authority and executive responsible to the central authority and an independent judiciary। तो ये सारी जो भी मगजमारी हमने पढ़ी है अभी तक, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से जो स्टेट है वो क्या है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। क्या है? अ कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन, एक कम्युनिटी होनी चाहिए। परमानेंटली ऑक्यूपाइंग डेफिनेट टेरिटरी, उनके पास एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, मींस वो सोवरेन होने चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और उनको चलाने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये 4 कंपोनेंट होते हैं किसी भी स्टेट के। अगर स्टेट कोई भी नया स्टेट बनता है, यहाँ पे स्टेट से मतलब क्या है? देश से, किसी भी देश से। तो अगर यहाँ पे नया देश बनता है तो उसके पास ये 4 चीजें होना जरूरी है, तभी जाके वो देश बन सकता है। क्या? एक तो वहां पे पीपल होने चाहिए, कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी ऑफ अ पर्संस। दूसरे, उनके पास एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? वो सोवरेन होने चाहिए, उन पे किसी बाहर वालों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? उनके पास एक गवर्नमेंट होना चाहिए। तो ये 4 कंपोनेंट है। इन 4 कंपोनेंट से मिलकर आपका एक कंट्री बनता है या स्टेट बनता है। बाकी जो ऑप्शंस है ये डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल की बात कर रहा है, डेफिनेटरिटी की बात कर रहा है, पोजेसिंग ऑथोरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट, सेफगार्ड देयर मीन्स एंड सस्टेनेंस। ये ठीक है मतलब, बट ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 कंपोनेंट नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे गवर्न देम की बात तो कर रहे हैं, बट सोवरेनिटी की बात कहाँ हो रही है? इसी प्रकार से जो सी है ये क्यों गलत है? क्योंकि अ नंबर ऑफ पर्सन, अब नंबर कितने पर्सन? इनडेफिनेट है। हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी, ठीक है, डेफिनेट टेरिटरी की तो बात कर रहे हैं। अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। नो, ट्रेडिशन एंड कल्चर का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी, बिल्कुल ये तो है। सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल, भाई ये सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे गवर्नमेंट होना चाहिए जो उनको रूल करें। एंड सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर ये सारी चीजें ऊपर है, 4 कंडीशन ये फुलफिल हो रही है, तो बाकी सारी चीजें खुद ही आ जाएगी। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप इसकी यहाँ से देख सकते हैं कि कम्युनिटी ऑफ पीपल होना चाहिए, डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। ये इसके 4 कंपोनेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये इंपॉर्टेंट है और इनको आप याद भी रखेंगे। और साथ ही जो स्टेट हैज अ गवर्नमेंट, ताकि वो रूल्स बना सकें जो पीपल रहते हैं उस स्टेट में, उसके लिए एक सरकार का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा लेवल अब हम क्वेश्चंस का बढ़ा रहे हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अदर देन द फंडामेंटल राइट्स,
Which of the following parts of the Constitution of India reflect the principle and provision of Universal Declaration of Human Rights 1948? तो जी ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है, यूएन के या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में तो देखने को मिलता है। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स में तो इंक्लूड किए गए हैं, बाकी किस चीज में ये इंक्लूड है या किस चीज में इनकी जो छवि है वो दिखती है। तो पहला क्या बोल रहा है, प्रियम्बल में दिखता है। दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या ये इनकी छाया छाया दिखती है। सी क्या है, क्या जो फंडामेंटल थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज में इनका कोई वर्णन मिलता है। तो आपको इनमें से चूज करके आंसर सही देना है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन कोड बिलो। तो क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, टू ओनली करेक्ट है। या ऑप्शन डी क्या है, वन टू एंड थ्री करेक्ट है। तो इसमें हमको एलिमिनेशन मेथड पे भी जाना है। और अगर आपको आते हैं हर एक ऑप्शन के बारे में आप सोच सकते हैं कि हाँ इसमें हो सकता है या इसमें होगा, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और सोच सकते हैं। तो जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की बात करी जा रही है, तो क्या प्रियम्बल में वो सारी चीजें हो सकती है जो हमारे फंडामेंटल राइट में कनेक्ट करनी है चीजें। तो फंडामेंटल राइट आर कनेक्टेड विद आर प्रियम्बल, इज इट सो? यस। तो प्रियम्बल में इसकी छवि मिलती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रियम्बल है वो सेम वैसे ही प्रियम्बल है जैसे किसकी है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की है। उसी प्रकार से हमने भी अपनी प्रियम्बल को रखा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हमको देखना है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई लिंक है। अगर है तो बिल्कुल, तो ये भी कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रोविजन आता है आर्टिकल 45 में। वो क्या बोलता है कि 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो उन बच्चों की देखभाल के लिए अच्छे से नियम कानून बनाएगा या उनकी देखरेख के लिए अपना योगदान देगा। और अभी ये रिसेंटली डिबेट में भी चल रहा है कि क्या इसको फंडामेंटल राइट कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि स्टेट के ऊपर ये सारी चीजें एक ऑब्लिगेशन नहीं डालता है। क्यों? क्योंकि ये जो डीपीएसपी हमारे, ये नॉन जुडिशियबल होते हैं। नॉन जुडिशियबल मीन्स जुडिशरी यहाँ पे कोई अपना योगदान नहीं देती है, या ये फोर्स नहीं किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, नॉट फोर्स बाय कोर्ट। तो इसलिए इनको बोला जा रहा है, अभी ये डिबेट चल रही है कि जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए जो आर्टिकल 45 में प्रोविजन है क्या उनको फंडामेंटल राइट में लाया जाए। तो अगर फंडामेंटल में लाने की बात कर रहे हैं तो ये जो आर्टिकल 21 है उसका ए पार्ट तो है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करानी है। तो इसका 21 भी बन सकता है, इट इज इन फ्यूचर। तो यहाँ पे अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट ये डिबेट में। तीसरा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो क्या फंडामेंटल ड्यूटीज का फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई कनेक्शन है? तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन करे थे उसमें हमने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये गो विद हैंड इन हैंड। तो इसका भी लिंक्ड है। तो फर्स्ट प्रियम्बल भी कनेक्टेड है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से। दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी लिंक्ड है। और तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिंक्ड है। किससे? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये काम हुआ था 1948 में, पेरिस में हुआ था। तो वहां पे यूएन ने एक ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन रखा था कि ये जो है ये ह्यूमन राइट होंगे और ये कंपलसरी प्रोवाइड करने हैं उनको। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये जनरल असेंबली यूएन ने पेरिस में दिसंबर 10 1948 को इसको एक्सेप्ट करा था, ताकि जो ह्यूमन राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और जो भी फंडामेंटल है उनको। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इंडियन जो प्रियम्बल है ये प्रिंसिपल ऑफ प्रियम्बल से मैच करती है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की है। स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन की बढ़ाने के लिए और उनकी चाइल्डहुड केयर को करने के लिए जो स्टेट है वो काम करेगा। जो थर्ड स्टेटमेंट है ये क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे आती है, आर्टिकल 51A। और पार्ट कौन सा ये, पार्ट 4A ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या बोलता है कि एक्सलेंस की तरफ जाना है, हमारे जो सिटीजन है उनको एक्सलेंस की तरफ जाना है, इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव एक्टिविटी के तौर पर भी, ताकि जो हमारा नेशन है
वो जो लगातार राइज कर सकते हैं और हायर लेवल तक उसको हम पहुंचा सकें। तो इस प्रकार से ये जो राइट आंसर था ये तीनों ही थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर in the terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. दूसरा क्या है? The Constitution of India provide for the judicial review to safeguard the citizens' liberty and to preserve ideals on which the Constitution is based. तो इनमें आपको बताना है which of the above given statement is are correct. One only, two only, both or neither. तो इसका राइट आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर। इज दिस टर्म करेक्ट? नो, आर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेंशन बेसिक स्ट्रक्चर। इट इज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन विच केस? केशवानंदा भारती केस 1973। उस समय जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका कॉन्सेप्ट आया था। भले ही उसमें फेडरलिज्म भी आता है, सेकुलरिज्म भी आता है, फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं, डेमोक्रेसी भी आती है, ये सारे उसके कंपोनेंट है, बट इट इज नॉट डिफाइंड बाय आर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज डिफाइंड बाय आर सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ केशवानंदा भारती। उसके बाद से ये ट्रेंड कंटिन्यूली फॉलो किया जा रहा है। दूसरा क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। फिर से यहाँ पे कैचिंग पॉइंट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड नहीं करता है जुडिशियल रिव्यू की पावर। ये जो है, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू है वो दिया गया है, नहीं है, नहीं प्रोवाइड नहीं करता है, एक्सप्रेसली नहीं प्रोवाइड करता है। तो इसका जो जुडिशियल रिव्यू है ये कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, बट इसको अदर फॉर्म से, कि मतलब जो एग्जेक्टिव है या लेजिस्लेचर है उनके द्वारा जो भी लॉ या ऑर्डर पास किए जा रहे हैं उनकी चेकिंग करता है। चेक एंड बैलेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे काम करता है, बट उनको इम्प्लीमेंट या उन ये जो पावर है इसकी सुप्रीम कोर्ट की, ये जुडिशियल रिव्यूइंग की, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है, पहला भी गलत है और सेकंड पार्ट भी गलत है। तो नीदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये सुप्रीम कोर्ट का है और केशवानंदा भारती केस में आया था। क्यों आया था? क्योंकि इसने अफेल्ड करी थी वैलिडिटी ऑफ जो 24th अमेंडमेंट एक्ट था 1971 का, इंदिरा गांधी जी ने लाया था। तो उसमें इन्होंने क्या करा था कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उनको अब्रेज करने का पार्लियामेंट को एम्पावर किया था। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अफेल्ड करा कि ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है या उसको में हटा सकती है या नया जोड़ सकती है। बट साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि अगर पार्लियामेंट ये करेगी आर्टिकल 368 के तहत, तो उसको इस चीज में बेसिक स्ट्रक्चर का जो ढांचा है वो ध्यान रखना होगा। तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम फर्स्ट टाइम इज यूज्ड बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसीलिए जो आर्टिकल जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और बाकी हमने पीछे पढ़ा है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर में, डेमोक्रेसी है, फेडरलिज्म है, ये सारी चीजें हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स है उनको भी एब्रोगेट अप जो पार्लियामेंट है वो नहीं कर सकती। ठीक। और जो स्टेटमेंट टू है वो क्यों इनकरेक्ट है? तो स्टेटमेंट टू इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है इज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांट द कोर्ट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एक्सप्रेसली पावर नहीं है उनके पास, कोर्ट्स के पास, कि आप जुडिशियल रिव्यू करें। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। With reference to the provisions contained in Part 4 of the Constitution of India, which of the following statement is are correct? तो जो पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन फर्स्ट है दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, इन्फोर्सेबल होना चाहिए कोर्ट के द्वारा। दूसरा क्या कह रहा है? दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तीसरा क्या है? द प्रिंसिपल ले डाउन इन दिस पार्ट टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करके बोलना है। वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली। तो इसकी जो एग्जाम इन क्वेश्चंस को, इसके जो स्टेटमेंट है इसे चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। तो हमने पार्ट 4 के बारे में बहुत अच्छे से बात करी है। पार्ट 4 किसके बारे में टॉक करता है? डीपीएसपी के बारे में।
तो डीपीएसपी को हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो इसको हमने पढ़ा है कि ये इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट नहीं है, कोर्ट के द्वारा इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो पहला गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हो गया। फिर दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, इज इट करेक्ट? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। And third is the principle laid down in this part are to influence the making of law by the states. Yes, तो इसका जो मेन पर्पज है वो यही है कि जो इसमें हमने मेंशन करा है गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे थिंकर्स ने ये डीपीएसपी बनाया है, वो इसीलिए बनाया है ताकि जो गवर्नमेंट है वो इनको ध्यान में रखते हुए अपने कानून बनाए, इसलिए इनको लाया गया है। तो थ्री भी करेक्ट है। तो वन इज नॉट करेक्ट, तो एलिमिनेट वन वन, एंड टू इज करेक्ट बोथ इन टू। ऐसे हम इसको सिर्फ थ्री को चेक करके भी आंसर पा सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर है ये है टू एंड थ्री ओनली। ओके, बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। पार्ट 4 में आता है आर्टिकल 36 से 51 तक इसका मेंशन है। डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है इन नेचर, दे नॉट बी लीगली इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट इन दियर वायलेशन। मतलब कोई जैसे फंडामेंटल राइट का अगर किसी के साथ हनन होता है या उनके फंडामेंटल राइट्स को अब्रीच किए जाते हैं, तो वो अपने फंडामेंटल राइट को लेकर कि मेरा ये फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है डायरेक्ट, या हाई कोर्ट में जा सकता है। बट इसके वॉयलेशन में वो ये नहीं बोल सकता है कि सरकार ने मेरे को ये अधिकार नहीं दिए, ठीक, क्योंकि ये इन्फोर्सिबल है ही नहीं कोर्ट के द्वारा, और नॉट लीगल बाय लीगली बाइंडिंग भी नहीं है। तो इसलिए ये जो सेंट्रल हो या स्टेट हो या लोकल लेवल की कोई भी गवर्नमेंट होती है, वो इससे बाहर है। वो अपने ये खाली प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। और आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रिंसिपल ऑफ द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस इनकी बात करता है, डीपीएसपी की। और ये ड्यूटी होती है स्टेट को कि इनको जब लॉ बनाए तो उनको ध्यान में रखें। तो आज का ये हमारा डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप सभी को इस सीरीज को करने में अच्छा लग रहा होगा, और जो क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं उसमें आप भी अपना पूरा ध्यान लगा रहे होंगे। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पार्ट इसका ले आएंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के लेवल होंगे वो और बढ़ जाएंगे, अब लिटिल बिट हार्डर। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो आज के लिए यहीं पे इसे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।